Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 10th session of Energy Resource Management and Utilization. हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का आज फर्स्ट सेशन है। तो अगर आप फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिट्स के बारे में, एनर्जी के बिल्स के बारे में, इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस और लाइफ साइकिल एनालिसिस, एनर्जी सिस्टम्स के, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स स्पेशली जो पाकिस्तान के हमारे सिस्टम्स हैं, किस तरह वो कन्फिगर्ड हैं, इसी तरह मुख्तलिफ टेक्निकल एंगल से अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को, मैकेनिकल सिस्टम्स को और कंट्रोल सिस्टम्स को देखना चाहते हैं तो वो इससे पहले 9 सेशंस की जो वीडियोस हमारी हैं उनमें अवेलेबल है। जो अभी आज का सेशन है और होपफुली 3 to 4 सेशंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की पहले जनरली बात करेंगे, फिर उसके बाद we'll move on to the two major sources of renewable energy. एक is wind and the second is solar. और उसके बाद इन पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे एंड दैट विल कंक्लूड आवर सेशंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आज का जो टॉपिक है इट इज़ इंट्रोडक्टरी इन नेचर। इनमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, और कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स की एनर्जी कायनात में, यूनिवर्स में और दुनिया पे, अर्थ पे, उस वो कहाँ से आती है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल में कैसे लाते हैं या ला सकते हैं, और फिर एनर्जी को मेजर कैसे किया जा सकता है, और आखिर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में क्विकली बात करेंगे क्योंकि वो एनर्जी की हर एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स पे होती है। तो बेसिकली आपको रिन्यूएबल एनर्जी को समझने के लिए, स्पेशली उनकी एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है, कुछ वोकैबुलरी या सेमेंटिक्स को समझना ज़रूरी है और कुछ टूल्स भी आपको पता होने चाहिए। एनर्जी जो है वो कुछ यूनिवर्सल फोर्सेस से हमें मिलती है, और जब वो हमको मिलती है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू सम फिजिकल लॉज, सम थर्मोडायनेमिक लॉज। और चूँकि हमारी मॉडर्न सोसाइटी वगैरह अगर आप गौर से देखें तो इट इट रियली स्टैंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पे। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। ये कंप्यूटर्स और ईवी और गाड़ियाँ और आपकी लाइफ की मोर और लेस हर चीज़ आपको वापस आप गांव चले जाएंगे जहाँ पे आप सिर्फ खेती बाड़ी कर सकेंगे, और खेती बाड़ी भी बहुत ही फिजिकल और मैकेनिकल तरीके से और जानवरों को इस्तेमाल करते हुए। तो ज़रूरी है कि एनर्जी की इन सारे एस्पेक्ट्स को हम समझें ताकि हम उनको अच्छी तरह हार्नेस कर सकें, जिससे हम इंडिविजुअली भी प्रोडक्टिविटी हासिल करें, एज ग्रुप्स यानी कम्युनिटीज़ और मुल्क और रीजन्स भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं अपनी, और एट द सेम टाइम हम अपनी दुनिया की इन्वायरमेंट के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ऐसी डायरेक्शन में चलें कि उसको नुकसान ना हो। तो जी एनर्जी जो कायनात में अवेलेबल है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि कायनात के, यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, जो हैं पहले है टाइम और स्पेस, और फिर है मास और एनर्जी। अब ये चीज़ें पहले भी लोग इनको मुख्तलिफ तरीके से समझते थे, लेकिन बहुत क्लैरिटी से इनको आइंस्टाइन की थ्योरीज ने पिछली सदी के शुरू में क्लैरिफाई किया। जो टाइम एंड स्पेस है ये बेसिकली कनेक्टेड हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, यानी स्पेस टाइम की थ्योरी से। जी ये एक देयर वाज अ पेपर बाय प्रोफेसर आइंस्टाइन, 1905 में गालिबन पेपर था, ऑन इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ, बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने लिखा था। और इसकी हम अपनी ग्रेड अंडर ग्रेड क्लासेस में इसको पढ़ते थे, इस सेंस में कि आप एक मूविंग बॉडी के अंदर हैं तो जो बाहर की मूविंग चीज़ें हैं वो आप रिलेटिवली और तरह से देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो टाइम स्पेस का कर्वेचर है उससे बहुत सारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज, यानी उस वक्त जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उनको डिफाई किया गया था, और
ये बताया गया था कि ये टाइम और स्पेस हर जगह पे एक मायने नहीं रखते हैं। और जो दूसरे दो कंपोनेंट्स हैं, मैस और एनर्जी, वो कनेक्टेड हैं मैस एनर्जी इक्विवेलेंस की थ्योरी से, या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ई होती है एनर्जी, एम होता है मास ऑफ पर्टिकुलर बॉडी, और सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे हमें इन थ्योरीज से हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर बॉडी में एनर्जी कितनी होती है और वो किस तरह रिलेटेड है मुख्तलिफ चीज़ों से। तो ये टेक्निकल चीज़ें आप इनको चाहें तो इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे इनकी एक्सटेंसिव डिटेल मौजूद है, तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन दीज आर द फोर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्स। अब उन कंपोनेंट्स अ, पे ही बेस करते हुए चार यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है, ये आपकी जो मुख्तलिफ एटम्स की न्यूक्लियस होती है, उनकी स्टेबिलिटी, यानी कैसे उसके कंपोनेंट्स आपस में बाइंड होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उस को गवर्न करती है। और इस फोर्स की प्रैक्टिकलिटी आपको फ्यूजन रिएक्शंस में नज़र आती है। फ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारी सोलर सिस्टम में सन के ऊपर हो रहे होते हैं। वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वो फ्यूजन एनर्जी से रिलीज हो रही होती है। और इसको अगर आप इसकी स्ट्रेंथ, अगर इसको रिलेटिवली इसको वन की वैल्यू दें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी वन रखें, तो फिर आपको दूसरों की स्ट्रेंथ इससे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, ये अ, वो फोर्स है जिसकी, अब इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बनती है स्ट्रॉन्ग फोर्स से, इट इज़ 10⁻⁻², यानी से 100 गुना कम है। अ, इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस वगैरह और जो मुख्तलिफ जगहों से आपको लाइट मिलती है, इस तरह और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। तीसरी जो फोर्स है, इट इज़ वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि आपको रेडियो एक्टिविटी की शक्ल में नज़र आती है, और ये गवर्न करती है अ, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उनको। और इनकी इसकी मैनिफेस्टेशन हमें नज़र आती है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। कहीं पे भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसमें नज़र आती है फिजन रिएक्शंस की शक्ल में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी 1 बिलियन से ज़्यादा गुना कम होती है, और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो 10⁻⁻13 है। और आखिरी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अगेन इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक फोर्सेस से भी बहुत ज़्यादा कम है। और ये हमें जहाँ भी कोई बॉडीज़ रिलेटिवली मूव कर रही होती हैं सर्कुलर पैटर्न्स में, या किसी भी पैटर्न में, अ, तो ये उन उनकी फॉर्मेशन को भी गवर्न करती है, यानी इसकी वजह से वो उस पैटर्न में जाती हैं। और फिर उनकी मूवमेंट को भी गवर्न करती है। ये आपको यूनिवर्स में नज़र आती है, जहाँ पे प्लैनेट्स या हमारे दुनिया में भी सैटेलाइट्स जो घूम रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग खुद इसको इंडस्ट्री में भी, स्पेशली कुछ स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए होती है, जैसे जायरोज होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल के रेफरेंस से डायरेक्शन सेटिंग के लिए शिप्स पे या एरोप्लेन्स पे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे इसकी मैनिफेस्टेशन नज़र आती है। अब देखते हैं कि एनर्जी, वर्क और पावर के क्या रिलेशनशिप है। एनर्जी, ऑब्वियसली ये जो पीछे हमने चार यूनिवर्सल फोर्सेस की बात की, उनकी वजह से हमें किसी ना किसी शक्ल में मिलती है। और ये क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क, यानी इसको हम किसी ना किसी काम में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एनर्जी की वजह से मूवमेंट करते हैं। अ, जैसे गाड़ी एक जगह से चल के दूसरी जगह जाती है, आप अपने मसल्स को मूव करते हैं,
जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव होती है। इसी तरह हीट, लाइट, साउंड, रेडियो वेव्स, केमिकल रिएक्शंस, ये सब एनर्जी की शक्लें हैं। वर्क जो है, ये एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसफॉर्म होती है, उसको हम वर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हवा जो है वो विंड टरबाइन को घुमाती है। जैसे सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर। जैसे स्टीम जियोथर्मल प्लांट से निकलती है तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर सकती है, या हम खुद स्टीम बनाते हैं तो स्टीम हमारे लिए कुछ काम कर सकती है। इसी तरह पानी जब फ्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में, तो हम फिर उससे टरबाइंस मूव करते हैं और उससे काम करवाते हैं, वर्क करवाते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस से हम रॉकेट्स प्रोपेल करवाते हैं। इसी तरह हम अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए अपने पाँव से बॉल को किक करते हैं। तो ये सब वर्क की एग्जांपल्स हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में हम कितना काम करते हैं, उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम। अब ये जो एग्जांपल्स कुछ एनर्जीज की यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो हमने बात की चार फोर्सेस ऑफ नेचर की, तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखें, केमिकल, मैकेनिकल, रेडिएंट एनर्जी यानी सन से या किसी भी जगह से जहाँ से रेडिएशंस हो रही हैं वो एनर्जी हम तक पहुँचती है। थर्मल एनर्जी यानी गर्मी जो ज़मीन के अंदर थर्मल एनर्जी मौजूद है या हम किसी तरह जनरेट करते हैं। इसी तरह मोशन की एनर्जी, इसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसी तरह अकूस्टिक यानी आवाज़ की एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म्स हैं। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फॉर्म्स फॉर्म्स की फोर्स की वजह से हमें मिलती है, जो फोर्स ऑफ यूनिवर्स है। और इसी तरह जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें ज़मीन पे, हम अभी तक ऑब्वियसली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को हार्नस कर पाए हैं फिजन रिएक्शन से, लेकिन यूनिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से भी एनर्जी हमें मिलती है। जैसे सूरज की शुआएं जो हमें मिलती हैं, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल दो कैटेगरीज बनती हैं एनर्जी की, एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और एक को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बेसिकली, इसको एक्टिव एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि किसी एक्टिविटी की वजह से या मोशन की वजह से आपको मिल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेडिएंट एनर्जी जो है वो सन में जो फ्यूजन की एक्टिविटी हो रही होती है, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हम तक पहुंचती है। जैसे थर्मल एनर्जी है, वो किसी चीज़ को हीट जो हमें मिलती है बर्निंग की वजह से, यानी फॉर एग्जांपल हम किसी लकड़ी को या कोयले को आग लगाते हैं तो वहाँ से हमें उसकी इनहेरेंट एनर्जी की वजह से हमें हीट मिल रही होती है। इसी तरह मोशन की एनर्जी है, कोई चीज़ मूव हो रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल टरबाइन मूव हो रहा हो या रोटर मूव हो रहा हो, तो उसकी वजह से होते हैं आपके स्टेटर्स या जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट है, और आपको वहाँ से एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं। जैसे पंप्स हम चलाते हैं, जैसे हम स्टीम से किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, तो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जांपल अकूस्टिक एनर्जी है, आवाज़ की एनर्जी, जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ अकूस्टिक स्पेक्ट्रम पे बहुत सारी रेंजेस होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। दूसरी जो टाइप थी वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी होती है, यानी ये किसी जगह मौजूद होती है और आपने इसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट के हाइट के होने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अदर टाइप्स ऑफ अल्टरनेट या रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डैम्स में पानी को एक ऊंची जगह पे रखा जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम वहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर जब चाहिए होता है डैम्स के दरवाजे खोल के उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं और उससे जनरेटर्स को चलाते हैं। इसी तरह केमिकल एनर्जी जो है, गैसोलीन में आपके पास पड़ी हो तो वो पोटेंशियल की शक्ल में है, जब आप उसको एक्चुअली जलाते हैं यानी उससे थर्मल एनर्जी लेते हैं तो
फिर आपको उससे मूवमेंट मिल सकती है। इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग्स में स्टोर हो सकती है, रबर बैंड्स में, किसी भी चीज़ में स्टोर हो सकती है, जो कि बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर, फॉर एग्जांपल यूरानियम में स्टोर्ड होती है, जिनको हम फिर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या और एप्लीकेशंस में। अब ये जो हमारे पास ज़मीन पे एनर्जी है, ये ऑलमोस्ट एंटायरली सारी की सारी सूरज की वजह से होती है। ये हम थोड़ी, ये इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग, लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे कि ये बात कैसे एक्चुअली ठीक है। इन टोटल जो हमारे पास एनर्जी है उसका 99.98% या सोलर रेडिएशंस की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल हीटिंग, जो सूरज से हमारे पास रेडिएशंस आती हैं, उनमें से 47% दुनिया की सरफेस और नीचे तक हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस मुख्तलिफ लेवल्स पे। अ, तकरीबन 23% जो है वो इस्तेमाल होती है। 23% हाइड्रोसाइकिल। हाइड्रोसाइकिल का मतलब कि पानी को बुखारात में कन्वर्ट करके उससे बादल बनते हैं और फिर बिजली बरसती है, फिर सॉरी, बारिश बरसती है और फिर बारिश वापस जेर ज़मीन या समंदर तक पहुंचता है वो पानी, और फिर एवापोरेट होता है। तो ये जो साइकिल है इसको हाइड्रोसाइकिल कहते हैं। 23% उसके लिए इस्तेमाल होती है। 0.2% विंड्स और वेव्स में की जनरेशन में इस्तेमाल होती है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है हाइड्रोसाइकिल से भी और सोलर रेडिएशन से भी। और 0.02% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। तो जो बकिया 0.02% है, उससे मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे कोर कंडक्शन। जैसे कोर कंडक्शन का मतलब कि ज़मीन की कोर तक कैसे हीट जाती है और वो बहुत सारे अरसे से वहाँ जाती जा रही है, तो वहाँ पे भी एनर्जी स्टोर्ड है। या फिर टाइड्स में कन्वर्ट होती है थोड़ी सी एनर्जी, और बहुत थोड़ी सी वॉल्केनोज और स्प्रिंग्स में कन्वर्ट होती है। ये भी कोर कंडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन बहरहाल ये एक अलग फॉर्म है। तो ये जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, इन सब का एक खुलासा सा है जो आपको बताती है कि सोलर रेडिएशन जो है वो अ, आपके एटमॉस्फेयर में भी आ रही है, कुछ वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ नीचे आ रही है। जो नीचे आ रही है वो कुछ ज़मीन को लग रही है, कुछ समंदर को लग रही है, या पानी के मैसेज को लग रही है। तो और मुख्तलिफ जगहों पे फिर वो इस्तेमाल हो रही है, जिनकी हमने डिस्कशन की। अब इसमें दो चीज़ें इंसान के जहन में आती हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके अंदर भी तो एनर्जी होती है, तो वो कहाँ से आती है? तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली दे आर स्टोर्ड सनलाइट। इसको लिक्विड सनशाइन भी कहते हैं। अ, ये इट इज़ अ वेरी वेरी डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये होता क्या है इसमें कि आप जब इसको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इससे निकलता है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, और इनके अलावा भी गैसेस निकलती हैं। कुछ केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। और ये ऑब्वियसली इसकी सप्लाई लिमिटेड है। जब आप अ, सारा निकाल लेंगे, जितना ज़्यादा आप निकालते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब बहुत थोड़ा रह जाएगा तो उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और कॉस्ट की ज़रूरत होगी, तो उसको ऑब्वियसली फिर निकालना छोड़ दिया जाएगा, और उसकी जगह ऐसे सोर्सेस से एनर्जी ली जाएगी जो कि सस्ते होंगे और ज़्यादा एनर्जी दे रहे होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक है। ये आपको बता रही है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल या फाइनाइट सोर्सेज को आपस में कंपेयर करके। तो ये जो लेफ्ट साइड पे ऊपर एक आपको डार्क येलो या ब्राउनिश सा आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए हर साल दुनिया को। तो ये 18.5 लिखा हुआ है इस वक्त। ऑब्वियसली ये चेंज होता रहेगा, अभी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ये, क्योंकि 2015 की फिगर है। उसके बाद आपको बाकी सर्कल्स बता रहे हैं कि रिन्यूएबल के अंदर सोलर में हर साल कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो आप देखें तो
सोलर में तकरीबन 23,000 टेरावाट पर ईयर, यानी आपको 18,000 एक साल में चाहिए, लेकिन सोलर आपको अ, उससे कहीं ज़्यादा हर साल देता है। इसी तरह आप विंड को देखें तो सिर्फ विंड भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा, यानी आपको वहाँ पे 18 टेरावाट चाहिए तो विंड आपको 130 टेरावाट पर ईयर दे सकती है, सोलर 23,000 टेरावाट पर ईयर दे सकता है। इसी तरह बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे यहाँ पे टाइडल का एक सर्कल है, जियोथर्मल का सर्कल है, हाइड्रो का सर्कल है, एंड सो ऑन। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी हर साल दे सकते हैं। उससे आप कंट्रास्ट करें फाइनाइट एनर्जी को, तो नेचुरल गैस जो है वो टोटल जो आपके पास अवेलेबल है वो 220 टेरावाट है। लेकिन ऑब्वियसली वो डिप्लीटिंग है, ख़त्म हो रही है। इसी तरह पेट्रोलियम 335 एंड सो ऑन। तो ये सारे सोर्सेज जो फाइनाइट के नीचे हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। और अ, ये टोटल हैं, यानी पर ईयर नहीं है। जबकि जो बाकी सोर्सेज जिनकी हमने डिस्कशन की, रिन्यूएबल्स, वो हर साल अवेलेबल हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जो फाइनाइट हैं उनके बाकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ टाइम स्पेस कोर्स में बात करते रहें कि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। ये एक इंटरेस्टिंग अगेन ग्राफिक है जो आपको बता रही है कि दुनिया में एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ग्राफिक, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो अ, ये इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे नीचे आप देखें पेट्रोलियम को ना, तो पेट्रोलियम आप ये आपको बता रहा है कि पेट्रोलियम एनर्जी जो है वो 3,20,000 पेटा जाउल्स या पीटा जाउल्स हर साल जनरेट होती है, जिनमें से 1,80,000 उसी की रिफाइनिंग और लिक्विफिकेशन पे लग जाता है। और वो जो 1,80,000 लगा तो अ, 1,40,000 बच गया। उस 1,40,000 में अब फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत सारे लग जाते हैं, 1,00,000 के करीब, 95,000 एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाते हैं। 25,000 नॉन एनर्जी यूज़ पे लग जाते हैं, जैसे आप देखें ये ग्रीन वाला फ्लो किधर किधर जा रहा है। फिर 20,000 इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होती है, 4,300 ऊपर जाके केमिकल में यूटिलाइज हो रहा है ग्रीन वाला, और 8,600 रेजिडेंशियल में यूटिलाइज हो रहा है। इसी तरह आप हर सोर्स को देख सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, लेकिन एक चीज़ जो हमें आगे समझ ज़रूरत पड़ेगी उसको देख लें। सबसे आखिर में राइट साइड में अ, लिखा हुआ है कि जो टोटल एनर्जी, वर्ल्ड एनर्जी फ्लो जो है 5,34,000 पेटाजाउल्स, जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, 5,34,000 पेटाजाउल्स। इनमें से 2,90,000 पेटाजाउल ज़ाया हो जाता है, यानी कन्वर्जन में इस्तेमाल हो जाता है एनर्जी को यूजेबल बनाने में, विच इज़ मोर देन 50%। और सिर्फ 2,10,000 ऐसा है जिसको हम एक्चुअली एनर्जी की सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इस वक्त हमारी एनर्जी एफिशिएंसी पूरी दुनिया में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स वो तकरीबन 40% के आगे पीछे बनती है। हम 60% एनर्जी ज़ाया कर देते हैं अपने प्रोसेसेस में। अच्छा जी, एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हमने शुरू में पहले 2-3 सेशंस में बात की थी। तो अगेन उसको मैं बड़ा बड़ा रिकूप कर रहा हूँ, जस्ट रिव्यू करने के लिए कि हम एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लें। एनर्जी का जो बेसिक यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल का, अ, वो जाउल है। अब मैं एसआई को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इम्पीरियल दुनिया में सिर्फ 2-3 जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, अब ज़्यादातर जगहों पे एसआई ही इस्तेमाल हो रहा है। ये जाउल एक बहुत ही छोटा सा एनर्जी का यूनिट है। कितना कितना छोटा है, जैसे आपको एक एक सेब को आप
3 फुट तकरीबन ऊपर लेके जाएं, कहीं से उठा उसमें जितनी आपकी एनर्जी लगेगी वो तकरीबन 1 जाउल होगी। या आप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो 1 सेकंड में आप तकरीबन 100 जाउल एनर्जी आपकी बॉडी से हीट एनर्जी की तरह निकल रही होती है 1 सेकंड में। तो जाउल एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ये मेजर किया था पहली बार जेम्स प्रेस्कॉट जाउल ने, जो कि इंग्लैंड में होते थे। 1818 से 1889 तक मशहूर थर्मोडायनामिस्ट थे ये। और भी बहुत सारे कॉमन यूनिट्स हैं जो आपने पीछे भी देख चुके हैं, आगे भी आपको डिस्कशन में आएंगे। अ, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रिक यूनिट्स में जाउल्स के ही बड़े जो फिगर्स हैं वो मेगा जाउल्स हैं, यानी 1 मिलियन जाउल्स। फिर एक्सा जाउल्स हैं, यानी 10⁻18 जाउल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म यूज़ की, पेटा जाउल्स या पीटा जाउल्स, 10⁻15 होता है वो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम वाट आवर या किलोवाट आवर इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बिजली के मीटर्स पे भी लिखा होता है, जिसको आम जुबान में हम यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट गिर गया तो वो बेसिकली 1 किलोवाट आवर होता है। या फिर हीट एनर्जी में स्टैंडर्ड BTUs इस्तेमाल होता है, जो आप एसीज को जो आप कहते हैं कि ये मेरा 1 टन का एसी है तो वो 12,000 BTU होता है। इसी तरह आप कहते हैं 1.5 टन का एसी है तो वो 18,000 BTU होता है। इसी तरह थर्म्स और कॉर्ड्स हैं। फिर किसी चीज़ को रेफरेंस में इस्तेमाल करने के लिए हम बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट या टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट या टन्स ऑफ कोल इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। नॉर्मली TOE इस्तेमाल होता है, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जब हम किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी को, यानी फॉर एग्जांपल विंड की एनर्जी को रेफ़र करना चाहते हैं कि मैंने जो आज इतनी बिजली बनाई, तो अगर मैं तेल से बनाता या फॉसिल फ्यूल से बनाता तो कितनी बनती, तो वहाँ पे हम TOE इस्तेमाल करते हैं। जो नेचुरल गैस है, ये इसका इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है। मीटर क्यूब का मतलब होता है अगर पानी के सेंस में बात करें तो तकरीबन 1,000 लीटर, लेकिन गैस में ऑब्वियसली वो वॉल्यूम पे होता है। और इस नेचुरल गैस की जो मेजर है वो जाउल के बजाय कैलोरी में करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसकी वजह एक हिस्टोरिक एवोल्यूशन है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते रहे, और जो मुल्क गैस बनाते थे या गैस एक्सपोर्ट करते थे वो कैलोरी इस्तेमाल करते थे, तो समहाउ वो अभी तक कैलोरी में ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कैलोरी और गैस रेडली कन्वर्टेबल हैं। सॉरी, कैलोरी और जाउल रेडली कन्वर्टेबल हैं। तकरीबन चार चार रफली 4 कैलोरीज होती हैं, 4 जाउल्स होते हैं 1 कैलोरी के अंदर। कैलोरी को नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, किलो कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, यानी 1000 कैलोरीज। जो आप कहते हैं ना कि मैंने आज रनिंग की और मैंने 100 कैलोरीज बर्न की, तो बेसिकली 100 कैलोरीज नहीं होती, 100 किलो कैलोरीज होती हैं। अच्छा जी। तो एनर्जी को मेजर करने में हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हर चीज़ की हमें एक पावर रेटिंग हमारे लिखी हुई हमें नज़र आती है ना, मुख्तलिफ इक्विपमेंट के ऊपर। तो पावर चीज़ क्या है? पावर वो रेट है जिस पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। यानी वो किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की रेटिंग को अगर हम देखें तो अ, कोई भी इक्विपमेंट है, उसको हम इस तरह साइज करते हैं या रेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर बना सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल विंड टरबाइन को हम हमेशा कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर रेट जो है वो 1 मेगावाट है। इसका मतलब है कि ये विंड जब इसको मिल रही होती है तो ये मैक्सिमम 1 मेगावाट बिजली बना सकता है। और ऑब्वियसली अगर आप उसके साथ कोई इक्विपमेंट लगा दें तो वो 1 घंटे में वो 1 मेगावाट इस्तेमाल करेगा। 1 मेगावाट आवर उसकी एनर्जी होगी। तो आप उससे 1 मेगावाट आवर से ज़्यादा उससे नहीं ले सकेंगे, तो उसकी मैक्सिमम रेटिंग हो जाएगी 1 मेगावाट, या 2 3 जितना भी उसकी रेटिंग है। इसी तरह सोलर PV जो होती है वो आपको बताती है कि आप सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रो डैम आपको बताता है कि आप पानी की जो फ्लो की वजह से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक तस्वीर लगी हुई है,
ये 600 किलोवाट का एक टर्की में विंड टरबाइन लग रहा है। तो आप इस यहाँ से इसके साइज़ वगैरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आगे इंशाल्लाह इस चीज़ों पे और डिस्कस करेंगे। इसी तरह नीचे एक 1 मेगावाट पावर प्लांट है चाइना में। इसी तरह ये हमारे पास केपीके में एक अभी अभी एक डैम बना है पत्रीन डैम के नाम से। ये 150 मेगावाट का छोटा सा डैम है। तो ये मैंने तीन इसलिए रखे कि आप कंपेयर कर सकें कि अ, आप एक छोटी फैसिलिटी, ये जो 600 किलोवाट विंड टरबाइन है, ये लार्ज स्केल की टरबाइन्स में एक छोटा टरबाइन कंसिडर होता है। तो ये आप इतनी ही बिजली आप अगर सोलर से लगाएं तो आपको बहुत बड़ा फार्म लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इनसे 150 गुना ज़्यादा बिजली या 200 गुना या 300 गुना ज़्यादा बिजली एक छोटे डैम से ले सकते हैं। ये ऑब्वियसली खाली पावर की बात हो रही है। इसकी बाकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो कुछ चीज़ों में नोन है, कुछ में अननोन है, उसकी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। एनर्जी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के चार लॉज हैं। जो जीरोथ लॉ है वो ये कहता है कि एनर्जी जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है। अब इसकी इम्प्लिकेशंस या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हमें इस शक्ल में आती हैं कि जहाँ की कंडक्शन हो रही होती है, यानी दो बॉडीज़ आपस में जब टच होती हैं तो हीट फ्लो जब करती है वो गर्म से ठंडे की तरफ करती है। या कन्वेक्शन, यानी आपकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपने पानी रखा हुआ है और उसको कहीं से हीट मिल रही है, तो अंदर उसके एक एनर्जी स्टोर हो रही है। गर्म पानी पानी गर्म हो रहा है और एनर्जी स्टोर हो रही है जो कि आप बाद में किसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कन्वेक्शन होती है। और वो भी ऑब्वियसली हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है। और या रेडिएशन, रेडिएशन में आपको फिजिकली टच होने की ज़रूरत नहीं होती है और एनर्जी रेडिएट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और ऑब्वियसली वो भी हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट की तरफ जाती है। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डैम को देखें तो पीछे, सबसे पीछे आपके पास एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें आप ऊंची जगह पे अ, पानी को स्टोर करते हैं या जिसको फोरवे कहते हैं। वहाँ से आप फ्लो करवाते हैं पानी को पेन स्टॉक में से, और वो जाके टरबाइंस को घुमाता है जो नीचे लगे होते हैं। तो वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी पीछे पोटेंशियल थी, यहाँ पे आके मैकेनिकल बन गई। चूँकि टरबाइन घूमता है तो वो, यानी ब्लेड्स घूमते हैं तो वो आपके रोटर को घुमाते हैं, जिसकी वजह से स्टेटर में बिजली पैदा होती है। तो वो जो स्टेटर में बिजली पैदा होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं आप किसी भी किस्म की एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड लॉ कहता है जी कि जब भी आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो देर आर कन्वर्जन लॉसेस। जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले ग्राफिक में देखा कि हम दुनिया में जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 60% लॉसेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे हमारे ऑटो इंजन्स हैं, जो डीजल और पेट्रोल इंजन्स हैं, उनकी एफिशिएंसी 20 से 25% होती है। जो टरबाइन के इंजन्स हैं, यानी गैस टरबाइंस, या जो जहाज़ में लगे हों या इंडस्ट्रियल में लगे हों, उनकी 30 से 50% तक होती है। जहाज़ों वालों की ज़रा कम होती है, यानी एरोप्लेन्स वालों की, बाकियों की ज़्यादा होती है। या फिर क्योंकि वो ऊपर थिन एयर में काम कर रहे होते हैं। फिर जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं वो 20 से 25% उनकी एफिशिएंसी है। फिर विंड टरबाइंस हैं, उनकी तकरीबन 40% एफिशिएंसी होती है, जबकि 56% उसकी थियोरेटिकल मैक्सिमम है। इसी तरह ऊपर सबकी भी थियोरेटिकल मैक्सिमम है। जो ऑटो इंजन्स हैं वो तकरीबन 50 के अराउंड हैं, सबकी अपनी अपनी थियोरेटिकल मैक्सिमम है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं वो उनकी 90% प्लस एफिशिएंसी होती है। और थर्ड लॉ जो है वो ये है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो जो चीज़ जिसका जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है। तो फिर आपको अगर एनर्जी चाहिए तो आपको हाई टेम्परेचर्स पे ही आपको मिलती है।